Assalamu alaikum. This is Mohammad Arif Siddiqui, Internet of Things developer. I have 3 years of experience in developing. I have developed in C, C Sharp, Node, Express, Python, x86 assembly language, and Rust. I have experience in databases such as MongoDB, SQL, and PostgreSQL. And I have done code on microcontrollers like STM32 and single board computer Raspberry Pi. Nowadays I am building a project of nano drones, which is autonomous swarms nano drones, which is basically around the paradigm of artificial intelligence and Internet of Things. So we are following the official documentation that is available on the internet. When you search the on the Google Chrome, on the search bar, Rust the book, the first link that you get is the official documentation, and click on it and you are good to go. So let's come on this journey. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरीफ सिद्दीकी है और आज हम देखेंगे कि रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे क्या एडवांटेजेस थे जिनकी बिना पे हमने उसको अपने प्रोग्राम में सेलेक्ट किया। सबसे पहले तो स्टैक ओवरफ्लो में 2017 से लेकर 2019 तक जो रस्ट लैंग्वेज है वो द मोस्ट लव लैंग्वेज का उसको टाइटल है। इसके अलावा टेक्निकल वजूहात क्या है इसकी? सबसे पहली तो टेक्निकल वजूहात यही है कि इसका जो कंपाइलर है ना, कंपाइलर इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मेरे पास रन टाइम एरर्स होते हैं, वो रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेरे पास कंपाइल टाइम एरर्स बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या खुसूसियात हैं। सबसे दूसरी अच्छी बात इसकी है कि इसमें गार्बेज कलेक्टर नहीं है। गार्बेज कलेक्टर से पहले हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी। हम चलते हैं, जो सी लैंग्वेज हमारे पास जैसे लो लेवल लैंग्वेज है, उसमें एलॉक और मेलॉक के फंक्शंस होते थे। अब डेवलपर के पास जैसे मुझे ग्रॉसरी स्टोर का सॉफ्टवेयर लिखना है, तो ग्रॉसरी स्टोर के सॉफ्टवेयर में अब मेरे पास दो काम आ गए। एक तो मुझे बिज़नेस लॉजिक लिखनी है ग्रॉसरी स्टोर की, और एक उसकी मेमोरी मैनेजमेंट करनी है। यानी उस ग्रॉसरी स्टोर के जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी मेरे पास वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको कहीं मेमोरी में सेट कराना है, यानी एलोकेट करानी है मेमोरी, और उसके बाद जब मेरा काम हो जाए तो डी एलोकेट भी करानी है। तो ये बहुत बड़ा ओवरहेड था और इसकी वजह से बहुत मसले आते थे, जो कि सेगमेंटेशन फॉल्ट्स और बफर ओवरफ्लोज होते थे। वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, लेकिन ये बहुत लो लेवल लैंग्वेज में मसला है। फिर हमारे पास आई थोड़ी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी शार्प। उसमें मेरे पास था गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है? एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो लैंग्वेज अपने साथ खुद ही दे देती है। अब अगर मुझे सी शार्प में अपना ग्रॉसरी स्टोर का प्रोग्राम लिखना है ना, तो मैं सिर्फ अपनी बिजनेस लॉजिक लिखूंगा, और जो एलोकेशन और डी एलोकेशन हो रही होगी मेमोरी मैनेजमेंट की, वो गार्बेज कलेक्टर का जो मेरे पास प्रोग्राम है ना सी शार्प में, वो ऑटोमेटिकली पीछे चल रहा होगा और वो पूरी मेमोरी को फ्लश कर रहा होगा और एलोकेट कर रहा होगा जब। लेकिन इसका भी ओवरहेड है। लेट सपोज मेरी एक ट्रांजैक्शन ग्रॉसरी स्टोर में लेट सपोज 2 सेकंड्स में हो रही है, लेकिन उसके पीछे जो गार्बेज कलेक्टर चल रहा है वो चल रहा है 1 सेकंड, वो 1 सेकंड ले रहा है, यानी ये 3 सेकंड्स की ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन मुझे आउटपुट कितने में चाहिए? 2 सेकंड्स में। तो यहाँ पे मेरे पास ओवरहेड लग रहा है। रस्ट बोलता है ना डेवलपर को करनी पड़ेगी एलोकेशन डी एलोकेशन, ना मैं आपको गार्बेज कलेक्टर दूंगा। तो फिर ऐसा रस्ट क्या करेगा? रस्ट के पास अपनी इनबिल्ट टेक्निक्स हैं। इनबिल्ट टेक्निक्स की वजह से रस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेमोरी सेफ लैंग्वेज है। रस्ट में जो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है, डेट इज़ वेरी वेल कॉन्सेप्ट, और उसी की बिना पर रस्ट मेमोरी मैनेजमेंट करती है, मेमोरी सेफ्टी को इंश्योर करती है। तीसरी और अच्छी बात इसकी क्या है कि रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई ट्रेड ऑफ नहीं करती, यानी कंट्रोल और जो मेरे पास सेफ्टी है उनके दरमियान कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। जैसे मेरे पास सी लैंग्वेज है, उसमें मेरे पास कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी मैं अपने हार्डवेयर के बहुत नियर हूँ। अच्छा, हार्डवेयर के नियर होने का मतलब क्या है कि मेरे पास फुल कंट्रोल है, एक एक रजिस्टर से, एक एक मेमोरी एड्रेस से मैं आराम से खेल सकता हूँ। लेकिन मेरे पास कोई सेफ्टी नहीं है, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि बफर ओवरफ्लोज आ जाते हैं और सेगमेंटेशन फॉल्ट्स आ जाते हैं, तो ये बड़े मसले थे। अच्छा, अब हम चलते हैं पाइथन में, वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? कंट्रोल इतना अच्छा नहीं होता हमारे पास, यानी हमारे पास जो मेमोरी एड्रेसेस हैं या जो रजिस्टर्स हैं उनसे हम इतना करीब नहीं होते, थोड़ी एब्स्ट्रैक्शन होती है, लेकिन हमारे पास सेफ्टी बहुत अच्छी होती है पाइथन लैंग्वेज में। अच्छा, हमारे पास क्या ट्रेड ऑफ हो रहा है? सी में क्या मसला है कि सेफ्टी नहीं है, पाइथन में क्या मसला है कि कंट्रोल नहीं है। रस्ट बोलता है मैं आपको कंट्रोल भी साथ दूंगा और सेफ्टी भी साथ दूंगा। रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसमें मॉडर्न सिंटैक्स है जो अभी यूज़ हो रहा है ना, जैसे
रिएक्ट में, नोड जेएस में जो सिंटैटिक शुगर है, जो अच्छा सिंटैक्स है, मॉडर्न सिंटैक्स है, जिससे मॉडर्न वर्ल्ड के प्रोग्रामर्स वाकिफ़ हैं, वो सिंटैक्स है रस्ट का, लेकिन पावर रस्ट की सी वाली है. सो वी विल लुक कार्गो विच कम्स विद रस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड. रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पैकेज मैनेजर आता है जिसको हम कहते हैं कार्गो. कार्गो इज़ बेसिकली नथिंग बट योर फ्रेंड. कार्गो आपकी हेल्प करता है आपको सबसे ज़्यादा आपका प्रोजेक्ट रन करने में, आपका प्रोजेक्ट बिल्ड करने में, आपका प्रोजेक्ट चेक करने में और आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करने में. ये सारे काम कार्गो के बगैर भी हो सकते हैं, लेकिन कार्गो के बगैर ये काम काफ़ी मुश्किल है. तो रस्ट जो प्रोग्रामर्स हैं ना, रस्ट के जो प्रोग्रामर्स हैं, उन्होंने आपके लिए एक पैकेज मैनेजर बना दिया है जो कि हमारी हेल्प करेगा बेसिकली इन सारे कामों को करने के लिए. लेट सपोज़ कि मेरा जो प्रोग्राम है, जो मैं अपना कोड लिख रहा हूँ, वो लेट सपोज़ के बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और वो बहुत डिपेंडेंट है दूसरी चीज़ों पे. लेट सपोज़ कि मैं अपने प्रोग्राम में प्राइम नंबर कैलकुलेशन का कोई काम कर रहा हूँ. अच्छा, तो प्राइम नंबर कैलकुलेशन का काम जो है वो मुझे स्क्रैच से ना लॉजिक नहीं लिखनी पड़ेगी उसकी. कार्गो एक रजिस्ट्री प्रोवाइड करता है जिसका नाम है crates.io. crates.io पे बहुत सारे क्रेट्स हैं जिनको दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लाइब्रेरीज़ या मॉड्यूल्स भी कहा जाता है. तो वो बहुत सारे मौजूद हैं मेरे पास. तो उनमें से मैं सर्च करूंगा कि मुझे प्राइम नंबर का कौन सा मेरे मुताबिक कौन सा सही सूटेबल है मेरे प्रोग्राम के मुताबिक, और वो मैं वहाँ से डाउनलोड कर लूँगा. अब जब मैं अपने प्रोग्राम में यूज़ करूँगा वो, तो मैं डिपेंडेंसीज़ में ऐड करूँगा कि मेरा प्रोग्राम इस वाले क्रेट पे डिपेंडेंट है. अच्छा, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब मैं कार्गो रन की कमांड चलाऊँगा ना, तो ख़ुद ब खुद ओवर द इंटरनेट वो डिपेंडेंसी डाउनलोड हो जाएगी और मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सिंक्रोनसली वर्क करना शुरू हो जाएगा. इस वीडियो में हम देखेंगे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम स्टार्ट करते हैं तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं. तो अभी हम देखेंगे कि रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्रोजेक्ट है वो किस फोल्डर में लाई कर रहा है, और रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली जो प्रोजेक्ट कोर प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कौन सी फाइल्स हैं, कौन से फोल्डर्स हैं, हम इनको लुक आफ्टर करेंगे. सबसे पहले ये IoT का फ़ोल्डर है. IoT के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास हेलो वर्ल्ड का फ़ोल्डर है. ये हेलो वर्ल्ड का फ़ोल्डर एक कोई नॉर्मल फ़ोल्डर नहीं है. ये हेलो वर्ल्ड का फ़ोल्डर हमारा रस्ट का प्रोजेक्ट है. अच्छा, उस रस्ट के प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास एक और फोल्डर है जिसको मैं कह रहा हूँ SRC यानी सोर्स, और एक फ़ाइल है cargo.toml. अच्छा, SRC सोर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर एक और फाइल है main.rs. ये हमारे पास मेन फाइल है जिसके अंदर हम अपनी कोडिंग करेंगे. तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं. अच्छा, हमारा प्रोजेक्ट रिजाइड कर रहा होगा एक नॉर्मल फोल्डर में जिसका नाम कुछ भी रख सकते हैं. मैंने इसमें IoT रखा है. अच्छा, इस IoT के फोल्डर के अंदर बहुत सारे न्यूमरस रस्ट के प्रोजेक्ट हो सकते हैं. हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमने उस फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम हेलो वर्ल्ड रखा है. हम कोई और प्रोजेक्ट बना रहे होंगे जैसे प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B, प्रोजेक्ट C, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स ना IoT के फोल्डर के अंदर ही होंगे ताकि हमारे सारा काम एक ही हेडिंग के अंडर आ जाए. तो अब हम अपने टर्मिनल में जाते हैं और सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं IoT के नाम से. mkdir की कमांड क्या करती है? मेक डायरेक्टरी कि कोई भी फोल्डर बनाने के काम आती है. और cd की कमांड चेंज डायरेक्टरी IoT. अब हम IoT के फोल्डर में चले गए जो हमने मेक डायरेक्टरी से IoT का फोल्डर बनाया था. इस वक्त ये IoT का फोल्डर खाली है. अच्छा, अब हम इस फोल्डर के अंदर अपना रस्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि हम बनाएंगे कार्गो न्यू हेलो वर्ल्ड की कमांड से. अच्छा, ये कार्गो न्यू क्या है? हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि कार्गो इज़ योर फ्रेंड, पैकेज मैनेजर है, मैनेज करता है आपके टूल्स वगैरह को. रस्ट में जो जितने भी टूल्स वगैरह हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इनका ये बेसिकली उनको मैनेज करता है, उनको मेंटेन करता है. कार्गो न्यू की कमांड के बाद हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे. अच्छा, प्रोजेक्ट का नाम हम लिखेंगे स्नेक लेटर्स में, स्नेक केस में, और जब हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक रस्ट का प्रोजेक्ट बन जाएगा. अच्छा, हम इस रस्ट के प्रोजेक्ट को जाके विजुअली देखते हैं कि ये हमारा रस्ट का प्रोजेक्ट किधर बना है. हेलो वर्ल्ड का जो हमने प्रोजेक्ट बनाया IoT के फोल्डर के अंदर, हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट, हेलो वर्ल्ड के प्रोजेक्ट के अंदर SRC जैसे हमने डिस्कस किया था. सोर्स का फोल्डर, सोर्स के फोल्डर में हमारी main.rs की फ़ाइल. दिस फाइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल इन दिस ऑल हायरार्की.
अच्छा, ये cargo.toml की फ़ाइल क्या है, ये भी हम अभी देखते हैं अपनी आगे की सीक्वेंस में। अच्छा, इसको हम ओपन कर लेते हैं विजुअल कोड में। ये हमारे पास ऑन हो गया विजुअल कोड में main.rs का। अच्छा, ये हमारे पास जो फंक्शन बना हुआ है हेलो वर्ल्ड का, जब हम कार्गो न्यू की कमांड से अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली main.rs की फ़ाइल में ये बिल्ट इन स्टैंडर्डाइज तौर पे ये हमारे पास बन जाता है। अच्छा, main.rs की फ़ाइल में पूरा कोड होगा। और cargo.toml की फ़ाइल क्या है, cargo.toml की फ़ाइल बेसिकली मेटा डाटा कंटेन कर रही है। मेटा डाटा एज इन जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, यानी हमारे प्रोजेक्ट का नाम, हमारे प्रोजेक्ट का वर्जन, हम जो इस प्रोजेक्ट का ऑथर है वो, और एडिशन वगैरह। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंसीज़ के जो भी ये डिपेंडेंसीज़ का जो ये टैग है, इसके अंडर मैं क्या लिखूँगा, अगर तो मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिस पे मेरा प्रोग्राम डिपेंडेंट है, यानी मेरा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया है और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो प्रोग्राम होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और स्टैंड अलोन नहीं होते, उनको किसी और एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज़ की भी ज़रूरत होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स का कोई क्रिएट है या कोई लाइब्रेरी है, रस्ट में इसको क्रिएट कहते हैं। तो जो भी प्राइम नंबर का क्रिएट है वो मैं इधर लिखूँगा, यानी प्राइम नंबर, और इस तरह इसका वर्जन दूंगा। और जब मैं कार्गो रन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा ये डिपेंडेंसीज़ और रन होगा। अभी तो हमारा प्रोग्राम किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हम इधर कोई डिपेंडेंसी नहीं लिखते। main.rs की फ़ाइल में आते हैं और यहाँ पे सर्टेन कमांड्स इनपुट करते हैं। आई एम प्रेसिंग कंट्रोल बैक टिक से आपका टर्मिनल खुल जाएगा। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे कि आप लोग IoT के फोल्डर में हैं, और IoT के फोल्डर के बाद आप हेलो वर्ल्ड के रस्ट के प्रोजेक्ट में और उसके बाद हम कौन सी कमांड रन करेंगे, सबसे पहले कमांड रन करके चेक करते हैं कार्गो चेक की। अच्छा, ये कमांड तब हम रन करते हैं जब हमें ना हमें आउटपुट नहीं चाहिए होता, हमें सिर्फ ये चाहिए होता है कि हमें पता चल जाए कि इसमें पोटेंशियल एरर्स कितने एरर्स हैं या एरर फ्री है मेरा प्रोग्राम। जब रस्ट के डेवलपर्स बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं तो अब वो पूरा प्रोग्राम तो रन नहीं करेंगे, अभी तो हमारे पास सिर्फ 3 लाइन का प्रोग्राम है, वो 3000 लाइन तक का भी प्रोग्राम हो जाता है या 3000 से भी ऊपर का हो जाता है, तो वो रन होने में भी टाइम लगाता है, कंपाइल होने में भी टाइम लगाता है। तो जब एरर चेकिंग करनी होती है तो सिर्फ कार्गो चेक लिखते हैं, कार्गो चेक के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो हमें बता देता है। अगर हमारे पास कोई मसला होगा तो मसला बता देगा, अगर नहीं मसला होगा तो चेकिंग, और उसके बाद फिनिश्ड। उसके बाद आती है हमारे पास कार्गो बिल्ड की कमांड। कार्गो बिल्ड की कमांड क्या करती है, कार्गो बिल्ड की कमांड एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देती है, लेकिन हमारा प्रोग्राम रन नहीं करती। कार्गो बिल्ड की कमांड इसने कंपाइलिंग करी, यानी एक एग्जीक्यूटेबल बनाया और फिनिश कर दिया, इसने कोई आउटपुट शो नहीं किया। अब जो हम कमांड यूज़ कर रहे हैं बेसिकली वो सबसे ज़्यादा कमांड यूज़ होती है और वो है कार्गो रन की कमांड। कार्गो रन की कमांड हमारे पास प्रिंट कर देती है हमारे आउटपुट को, क्योंकि इनिशियली हम बहुत छोटे छोटे रस्ट के प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें कार्गो चेक और कार्गो बिल्ड की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट कार्गो रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा और हमारे पास आउटपुट पे हमारा आउटपुट आ जाएगा, स्क्रीन पे हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो देखें कार्गो रन मैंने जैसे ही प्रेस किया तो ये हेलो वर्ल्ड लिखा है। आज की वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स को जनरल कॉन्टेक्स्ट में इस तरह डिफाइन करते हैं कि लेट सपोज अपने अराउंड आप देखें तो आपको क्या चीज़ वेरिएबल लग रही है, क्या चीज़ वेरी हो रही है। पहले देखते हैं कि एयर प्रेशर जो आपके अराउंड है दैट चेंजेस विद द एनवायरनमेंट। उसके बाद टेम्परेचर भी वेरी करता है। लेट सपोज कि अभी टेम्परेचर 30 हो रहा है तो कुछ देर बाद 29 हो जाएगा या 31 हो जाएगा। तो ये ऐसी कंपोनेंट्स जो वेरी करते हैं उनको अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अकोमोडेट करना चाहें तो इन वेरिएबल्स करते हैं। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, इसकी एक एनालॉजी लेते हैं कि एक आपके पास कंटेनर है, उस कंटेनर का एक नाम है जो कि मीनिंगफुल है। लेट सपोज कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर का नाम है टेम्प और उसमें मैं वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ 35। ये जो मेरे पास कंटेनर है इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है, इस कंटेनर को मैं क्या करूँगा अपनी मेमोरी में कि ये एक मेमोरी में सर्टेन या कोई एक स्पेसिफिक ब्लॉक है जिसके अंदर मेरे पास कोई डेटा रखा हुआ है। जो ये कंटेनर का नाम है टेम्प, इसको मैं कहूँगा वेरिएबल नेम
और जो 35 मैंने इनपुट किया है अपने कंटेनर में, इसको मैं कहूँगा लिटरल। ये मेमोरी में किस तरह स्टोर होता है, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी है तो ये कहीं भी जाके रैंडमली सेट हो जाएगा। जब भी मैं अपना वेरिएबल डिफाइन करूँगा तो ये मेमोरी में कोई स्पेस ले लेगा। इधर हमारे पास लेट सपोज के 35 नंबर है, तो 35 नंबर इज़ एन इंटीजर, ये लेगा मेरे पास 4 बाइट मेमोरी में, और यहाँ पे 1 बाइट जो ये रेक्टेंगल है ये 1 बाइट का है। तो जिस तरह हमें दिख रहा है कि 4 बाइट हमारा वेरिएबल जो कि टेम्प का है वो ले लेगा और इसके साथ वैल्यू क्या बाइंड है 35। सो डेट्स हाउ वेरिएबल स्टोर्स इन मेमोरी। और जब भी मुझे ये वेरिएबल यूज़ करना होगा अपनी प्रोग्राम में तो ये इसी लोकेशन से कैप्चर करेगा मेरा प्रोग्राम और उसको यूज़ करेगा। अब हम थोड़ा सा इसका कोड देखते हैं कि वेरिएबल्स किस तरह इनिशियलाइज होते हैं हमारे पास रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो वी विल मेक आवर न्यू प्रोजेक्ट बाय कार्गो न्यू, और इस प्रोजेक्ट का नाम हम रखते हैं वेरिएबल्स। हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। अच्छा, ये दिस इज़ एन न्यू अप्रोच। हम पहले किस तरह कहते हैं कि हमने पहले ना फोल्डर पे जाके राइट क्लिक किया था, राइट क्लिक के जाके VS कोड में चले गए थे। अगर हमें टर्मिनल से डायरेक्ट VS कोड में जाना है तो उसकी अभी हम कमांड देखते हैं। हम पहले चेंज डायरेक्टरी कहाँ करेंगे, अपने वेरिएबल्स वाले फोल्डर में। सबसे पहले तो देखते हैं IoT के फोल्डर के अंदर क्या क्या है। ls देखिए, इसके अंदर हमने पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था वो है, और वेरिएबल्स का अभी अभी जो रस्ट का प्रोजेक्ट बनाया है वो है। तो हम चेंज डायरेक्टरी करेंगे वेरिएबल्स पे। अब हम वेरिएबल्स के प्रोजेक्ट के अंदर आ गए, रस्ट के प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसको विजुअल कोड में खोलने के लिए ये कमांड है कोड स्पेस डॉट, तो ये आपका डायरेक्टली विजुअल कोड में खुल जाएगा। फिर हम सोर्स के फोल्डर के अंदर आके मेन की फाइल में आते हैं। अच्छा, मेन की फाइल में हमें सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। हम वही वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो हमने एग्जाम्पल में देखा है, टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 35। अच्छा, अब इधर दो चीज़ें ध्यान करने की हैं, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन। जब मैंने लेट टेम्परेचर लिखा ना सिर्फ और इक्वल टू नहीं लगाया, तो दिस इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। जब मैंने इज इक्वल टू लगा के 35 लिख दिया, दिस इज़ कॉल्ड इनिशियलाइजिंग ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ डिक्लेरेशन भी हो गई, इनिशियलाइजेशन भी हो गई। अच्छा, अब एक और बात ये कि हमने तो टेम्परेचर 35 लिया है ना, अब मैं कह रहा हूँ कि लेट XYZ इज़ इक्वल टू 35। अब डेटा तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेटा 35 जो है टेम्परेचर है, लेकिन इसका जो वेरिएबल का नेम है ये मीनिंगफुल नहीं है। अगर मैं अपना प्रोग्राम ये कोई 2 महीने बाद खोल के देखूं तो मैं घबरा जाऊंगा, या कोई और बंदा खोल के देखे तो वो घबरा जाएगा कि भाई XYZ से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, XYZ से कुछ पता नहीं चल रहा। तो इसलिए हमेशा अपना जो वेरिएबल का नेम है वो हम मीनिंगफुल रखेंगे। एक और बात क्या कि रस्ट में सर्टेन कीवर्ड्स हैं जो कि रस्ट अलाउ नहीं करता, यानी वो रिजर्व वर्ड है, उनको हम एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं कर सकते। हमेशा वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हम लेट का कीवर्ड लगाते हैं। जैसे आप देखें टेम्परेचर से पहले लेट का कीवर्ड लगा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बताता है कि दिस इज़ अ वेरिएबल। हम एक काम करते हैं कि हम यूज़ करना चाहते हैं एक ऐसा वेरिएबल का नेम जो कि रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना रिजर्व वर्ड है। ओवरराइड का जो वर्ड है वो रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व्ड है। अच्छा, अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ अगर, ओवरराइड को, और हम अपना कार्गो रन करके प्रोग्राम रन करते हैं। कार्गो रन की कमांड प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ होती है। तो हमें देगा कि फाउंड रिजर्व कीवर्ड ओवरराइड, यानी हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रस्ट के रिजर्व कीवर्ड हम यूज़ ना करें। इसकी पूरी लिस्ट जो कि रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड है वो आपको अपेंडिक्स A में मिल जाएगी, जो रस्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दैट इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। हम यही वेरिएबल टेम्परेचर प्रिंट करा के देखते हैं जो हमने पहले ऊपर बनाया।
तो यहाँ पे 35 प्रिंट हो जाएगा, यानी जो हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू है। आज की वीडियो में हम देखेंगे म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है। इम्यूटेबिलिटी का मतलब द वेरिएबल कैन नॉट चेंज और म्यूटेबिलिटी का मतलब द वेरिएबल कैन चेंज। बाय डिफ़ॉल्ट रस्ट में जो वेरिएबल होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि वो चेंज नहीं हो सकते। अगर तो हमें उस वेरिएबल को चेंजेबल बनाना है तो हमें लेट के कीवर्ड के बाद मड का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। इसको हम मड भी कहते हैं और म्यूट भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत एसेंशियल है रस्ट के पैराडाइम में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें इतना एविडेंट नहीं नज़र आता। लेट सपोज कि मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट रस्ट में वेरिएबल है इम्यूटेबल, यानी मेरे पास अगर टेम्परेचर का वेरिएबल है और उसमें मैंने वैल्यू इनिशियलाइज़ कराई हुई है 35, अगर मैं दूसरी लाइन में आके उस टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करना चाहूँ, यानी किसी और लिटरल से इनिशियलाइज़ करना चाहूँ, तो वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास रस्ट में जो वेरिएबल है वो होता है इम्यूटेबल, यानी नॉट चेंजेबल। हमने जिस तरह देखा कि अगर हमें उस वेरिएबल को चेंज करना हो तो हमें आगे वेरिएबल के नेम के आगे से पहले मट लगाना पड़ता है और लेट के कीवर्ड के बाद, यानी लेट और वेरिएबल नेम के बीच में हमें मट का कीवर्ड लगाना पड़ता है। इसका यूज़ क्या है? रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने ये पैराडाइम इंट्रोड्यूस क्यों किया, इसका यूज़ क्या है? लेट सपोज कि मेरे कोड के सर्टेन पार्ट्स हैं। पार्ट 1 ने ये एज्यूम किया हुआ है कि सर्टेन वेरिएबल कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन किसी तरीके से पार्ट 2, जो पार्ट 2 ऑफ द कोड है, वो उस वेरिएबल को चेंज कर देता है। तो अब पार्ट 1 का जो रिज़ल्ट इंटेंडेड था वो पार्ट 1 शो नहीं करेगा, पार्ट 1 कोई दूसरा रिज़ल्ट शो करेगा, क्योंकि पार्ट 2 ने वो वेरिएबल चेंज कर दिया। तो रस्ट ने इस चीज़ से बचने के लिए इंट्रोड्यूस कराया इम्यूटेबिलिटी का और म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि अगर मैंने डिफ़ाइन कर दिया है कि मेरा वेरिएबल म्यूटेबल है तो थ्रू आउट द प्रोग्राम विद इन द सेम स्कोप सबको पता होगा कि ये वेरिएबल चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है। लेट सपोज कि इस वक्त टेम्परेचर 35 हो रहा था, जो मैंने डिक्लेयर किया हुआ 35। अब किसी इंस्टेंस पे मुझे ज़रूरत पड़ी है कि मैं इस वेरिएबल की जो डेटा है, इस वेरिएबल से जो डेटा बाइंड है, यानी जो 35 है, वो मैं चेंज कर दूँ, यानी टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 30 कर दूँ और इसको प्रिंट करवा लूँ। तो यहाँ पे मुझे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होगा कि दिस विल वर्क फाइन, लेकिन रस्ट में क्या है कि रस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट एवरी वेरिएबल इज़ इम्यूटेबल, यानी कोई वेरिएबल रस्ट में चेंज नहीं हो सकता बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, इसका एडवांटेज बहुत बड़ा है, हम इसका एडवांटेज अभी बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि अगर तो हमें इसको चेंज करना हो तो क्या करा जाए। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि नॉट चेंजेबल, और बाय डिफ़ॉल्ट रस्ट में वेरिएबल इम्यूटेबल है। अगर तो हमें इसको चेंज करना है, यानी पहले मैंने 35 इनिशियलाइज़ कराई वैल्यू, उसके बाद मैं 30 इनिशियलाइज़ कराऊँ वैल्यू, और कोई एरर ना आए, तो हमें लेट के बाद एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा जिसको कहेंगे मट, MUT, मट भी कह सकते हैं और म्यूटेबल भी कह सकते हैं। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। पहले तो हम बग़ैर म्यूटेबल के चला के देखते हैं कि वो हमें एरर क्या देगा। कैन नॉट असाइन ट्वाइस टू एन इम्यूटेबल वेरिएबल, कैन नॉट असाइन ट्वाइस टू एन इम्यूटेबल वेरिएबल, यानी ये बोल रहा है कि टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 30 इज़ रॉन्ग, और आपको ये भी बता रहा है मेकिंग दिस बाइंडिंग म्यूटेबल, यानी आप मट टेम्परेचर लगाएं, यानी इसको रस्ट कंपाइलर को बताएं कि दिस वेरिएबल इज़ म्यूटेबल, यानी आगे थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी कोड में विद इन द सेम स्कोप ये चेंज हो सकता है। यानी टेम्परेचर इसको 35 है और मैंने म्यूटेबल किया हुआ है इस वेरिएबल को, नीचे आके मैं इसको 30 करूँ, 31 करूँ, 29 करूँ, जितनी दफ़ा मैं इसको चेंज करना चाहूँ, अब ये चेंजेबल बन गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। अगर तो इसको मुझे नॉट चेंजेबल रखना है तो मैं मट का कीवर्ड नहीं लगाऊंगा। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये कि अगर तो मेरे पास कोई वेरिएबल है
जो बाय डिफ़ॉल्ट इम्यूटेबल है, यानी चेंज नहीं हो सकता, और सर्टेन पार्ट्स है मेरे कोड में, तो पार्ट 1 एज्यूम करता है कि ये वेरिएबल कभी भी चेंज नहीं होगा, और पार्ट 2 उसको समहाउ चेंज कर देता है। तो अब पार्ट 1 जो रिज़ल्ट देगा वो इंटेंडेड रिज़ल्ट नहीं होगा, यानी वो करेक्ट रिज़ल्ट नहीं होगा। तो रेस्ट इस बात को इंश्योर करता है कि अगर वेरिएबल इम्यूटेबल है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट हमने मट का कीवर्ड नहीं लगाया, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम वो चेंजेबल ना हो, मतलब उसमें कोई वैल्यू मैं चेंज ना कर सकूं उसकी वैल्यू। इस वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते किसी भी कोड के पार्ट में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्ट को। जनरल पर्सपेक्टिव में सोचते हैं तो कॉन्स्टेंट्स क्या है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, हमारे पास पाई की वैल्यू, ये सारे कांस्टेंट हैं। तो अगर ऐसी वैल्यूज़ को अगर हमें अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो हम कॉन्स्ट के कीवर्ड के साथ यूज़ करेंगे बजाय लेट के कीवर्ड के साथ। वेरिएबल इज़ समथिंग डिफरेंट, कांस्टेंट इज़ समथिंग डिफरेंट। जब हम वेरिएबल यूज़ कर रहे थे तो हम लेट के साथ यूज़ कर रहे थे, जब हम कांस्टेंट की वैल्यू यूज़ करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करेंगे, तो हम कॉन्स्ट के वेरिएबल के साथ यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट का वेरिएबल हमारे पास ग्लोबली कहीं भी डिफ़ाइन हो जाता है, यानी एफ एन मेन से पहले भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ और एफ एन मेन के बाद भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। लेकिन इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्स्ट मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ उसके साथ मुझे टाइप एनोटेट करना बहुत ज़रूरी है। टाइप एनोटेशन इज़ एसेंशियल इन कॉन्स्ट। अगर हम नहीं करेंगे टाइप एनोटेट, यानी टाइप नहीं बताएंगे कि पाई की जो डेटा टाइप है, जैसे 3.142, इसकी डेटा टाइप क्या है F64, अगर हम अपने प्रोग्राम में नहीं डिक्लेयर करेंगे, नहीं एनोटेट करेंगे, तो हमारा जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट करेगा। और अगर कांस्टेंट कोई भी वैल्यू है तो उसको जब हम मतलब जब उसका वेरिएबल का नेम लिखेंगे तब उसको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे बजाय के स्मॉल कैरेक्टर्स में। ये रस्ट की कन्वेंशन है। हम देखते हैं कि कांस्टेंट हम अपने प्रोग्राम में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कांस्टेंट की क्या कन्वेंशंस हैं। तो हम कार्गो न्यू की कमांड से अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है कॉन्स्ट। ओके, दिस इज़ अ रिजर्व कीवर्ड const1. वी वुड गो इन const1 और फिर हम इसको अपने VS कोड में खोल देंगे। सोर्स main.rs। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्ट का कीवर्ड हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। कॉन्स्ट का कीवर्ड ग्लोबली हम एफ एन मेन के अंदर भी लिख सकते हैं, एफ एन मेन से बाहर भी लिख सकते हैं, यानी एफ एन मेन के ऊपर या एफ एन मेन के नीचे कहीं भी कांस्टेंट हम डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल में ऐसा नहीं है। वेरिएबल किसी न किसी फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर होता है, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन के बाहर भी हो जाता है और ग्लोबली कहीं भी हो जाता है। तो हम कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए कॉन्स्ट का कीवर्ड है वो लगाना पड़ता है, जैसे वेरिएबल में लेट का लगाना पड़ता था, यहाँ पे हम कांस्टेंट का कीवर्ड लगाएंगे कॉन्स्ट के लिए। और जो इसका वेरिएबल नेम है ये रस्ट के अंदर हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इसको करते हैं हम पाई, और पाई की वैल्यू देते हैं हम 3.164। हमने कॉन्स्ट और इसकी पाई की वैल्यू दी। अब हम ये पाई की वैल्यू अंदर प्रिंट करवा लेते हैं। इधर एक मसला है। इधर मसला ये है कि हमने जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे तब हमने डेटा टाइप का डिस्कस नहीं करा था। हम अपनी आगे की वीडियोस में डेटा टाइप्स को डीपली देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात समझने की ये है कि कांस्टेंट जब भी हम डिक्लेयर करेंगे तो उसके साथ उसकी डेटा टाइप ज़रूर एनोटेट करेंगे। रेस्ट में इसको बोलते हैं टाइप एनोटेशन। तो पाई की डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है, तो हम इसको देंगे F64। तो इसकी डेटा टाइप हम बताना हमें लाजमी है। अच्छा, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो इसने 3.164 वैल्यू प्रिंट कर दी। अगर हम इधर टाइप एनोटेट नहीं करते इसकी और फिर इसको रन करके देखते हैं तो दिस विल गिव अस एन एरर, और बता भी रहे कि एरर किधर है।
आज की वीडियो में हम देखेंगे शेडोइंग। शेडोइंग दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होती है और रस्ट भी इसको हमें प्रोवाइड करता है इस पर काम करने के लिए। तो शेडोइंग में बेसिक जो काम है वो है कि एक वेरिएबल को री इनिशलाइज और री डिक्लेयर करना नई वैल्यू से। अच्छा, शेडोइंग में हमारे पास क्या खुसूसी बात यह है कि एक ही वेरिएबल है, उसको बार बार हम दूसरी वैल्यू से इनिशलाइज कर रहे हैं, यानी वेरिएबल का नेम भी दोबारा लिख रहे हैं लेट के कीवर्ड के साथ और उस वेरिएबल को नई वैल्यू के साथ बाइंड करा रहे हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट म्यूटेबिलिटी से डिफरेंट कैसे है? शेडोइंग का कॉन्सेप्ट म्यूटेबिलिटी से डिफरेंट इसलिए कि अगर म्यूटेबिलिटी में क्या होता है कि अगर मैंने एक दफ़ा म्यूटेबल बना दिया वेरिएबल तो थ्रू आउट द प्रोग्राम विद इन द सेम स्कोप वो प्रोग्राम चेंजेबल बन जाता है, यानी उसको जो भी चेंज करना चाहे सेम स्कोप के अंदर वो चेंज कर सकता है अगर मैंने म्यूट लगा दिया है वेरिएबल के नेम से पहले। लेकिन अगर मैं शेडोइंग कर रहा हूँ तो शेडोइंग में मैं लिमिट करता हूँ कि मेरे पास अगर मैंने एक दफ़ा शेडो किया तो इसका मतलब मैंने एक दफ़ा चेंज किया वेरिएबल, दूसरी दफ़ा शेडो करूँगा तो दूसरी दफ़ा मैंने चेंज किया। तो इससे कंट्रोल्ड चेंज आ जाता है हमारे पास शेडोइंग में। और एक और एडवांटेज ये मिल जाता है शेडोइंग में कि हमारे पास वेरिएबल की डेटा टाइप चेंज हो सकती है। अच्छा, म्यूट में क्या होता था म्यूटेबल बनाने में कि जब हमने जैसे पुरानी वाली वीडियोस में हमने लेट मट टेम्परेचर इज इक्वल टू 35 किया था, तो अब 35 इज़ एन इंटीजर वैल्यू। अगर अब मैं नीचे जाके टेम्परेचर इज इक्वल टू कोई कैरेक्टर उसमें इनिशलाइज कराऊंगा तो कंपाइलर मुझे एरर दे देगा। अच्छा, यही काम अगर मैं शेडोइंग के साथ करूं तो कंपाइलर मुझे एरर नहीं देगा, यानी शेडोइंग में मैं डेटा टाइप चेंज कर सकता हूं। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कोड में किस तरह ये हमें पता चलेगा। सो फर्स्ट वी वुड मेक आवर प्रोजेक्ट। चेंज डायरेक्टरी करके हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे और उसके बाद उसको ये कोड में ओपन करेंगे। जी, एक वेरिएबल है, लेट सपोज लेट x इज इक्वल टू 8। इस वक्त x में कौन सी वैल्यू है? 8। लेट x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 2। अब x में क्या वैल्यू है? कंपाइलर हमेशा राइट टू लेफ्ट चलता है, तो पहले इस इधर x में क्या है मेरे पास? 8। दिस विल मल्टीप्लाई बाय 2 एंड द रिजल्ट विल बी हियर 16। तो मेरे पास 16 आ जाएगा x में। इसको मैं इस तरह भी बोल सकता हूँ कि माय फर्स्ट वेरिएबल इज शेडोड बाय द सेकंड वेरिएबल। अब मैं सेम वेरिएबल को की डेटा टाइप चेंज करता हूँ। अभी मेरे पास डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। मैं अब इसको दोबारा री इनिशियलाइज कर रहा हूँ, री डिक्लेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने री डिक्लेयर करा, मैंने इसको लिखा F64, यानी अब इसमें मैं फ्लोट टाइप दे रहा हूँ और इसको मैंने कर दिया 6.1। और अब मैं इसको अगर कार्गो रन करूँ तो बिल्कुल सही कंपाइल हो गया, फिनिश रनिंग। इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि इस वक्त x की वैल्यू क्या है। वैल्यू है 6.1। ये जो वार्निंग्स आती हैं हमारे पास येलो कलर से, ये इसलिए आती हैं क्योंकि अनयूज्ड वेरिएबल्स, यानी हमने जो ये वाला जो x है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, x मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमने कहीं यूज़ ही नहीं किया। अगर हम इस x को भी यूज़ कर लें, यानी हम इस x को प्रिंट कर लें, तो ये हमारे पास वार्निंग्स चले जाएंगी। अच्छा, पहले इधर क्या प्रिंट होगा? इधर प्रिंट होगा 8, फिर जब x मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से तो इधर प्रिंट होगा 16 और इधर प्रिंट होगा 6.1। ये याद रहे कि वेरिएबल नेम सेम है लेकिन इनकी डेटा टाइप्स डिफरेंट है। हम कर सकते हैं, जैसे पहले में हमने क्या रखी है? डेसिमल, और दूसरे में
उसकी डेटा टाइप हमने चेंज कर दी है, तो F64 यानी फ्लोट हो गई है। तो 8, 16 और 6.1 बेसिकली ये थे हमारे शेडोइंग की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दो तरीके की होती हैं। रस्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एक स्केलर होती है और एक कंपाउंड होती है, यानी स्केलर डेटा टाइप और कंपाउंड डेटा टाइप। स्केलर डेटा टाइप और कंपाउंड डेटा टाइप पे जाने से पहले हम देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की ऐसी क्या खुसूसियत है जिसकी वजह से रस्ट इसको हमें देता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास जो भी हमारे पास टाइप होगी उसको रस्ट खुद इन्फर कर लेगा। यानी अगर हम इसको इस तरह ब्रेक करते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, देन देयर आर स्केलर डेटा टाइप्स, देन देयर आर कंपाउंड डेटा टाइप्स। ये याद रहे कि एवरी वैल्यू इन रस्ट हैव अ डेटा टाइप। अगर हम स्केलर डेटा टाइप की बात करें तो स्केलर डेटा टाइप इंटेजर है, फ्लोट है, बाइट है और कैरेक्टर है। स्केलर डेटा टाइप सिर्फ एक सिंगल वैल्यू कंटेन कर सकता है, मल्टीपल वैल्यूज़ कभी कंटेन नहीं करेगा स्केलर डेटा टाइप। और जब हम कंपाउंड डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो कंपाउंड डेटा टाइप्स मल्टीपल वैल्यूज़ को अकोमोडेट कर लेता है। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से एसोसिएट डेटा मेरे पास कंपाउंड डेटा टाइप में मैं सेव कर सकता हूँ। अच्छा, इन स्केलर और कंपाउंड डेटा टाइप में मुझे टाइप एक्सप्लिसिटली बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी अगर मैं लिख रहा हूँ लेट एज इज़ इक्वल टू 10, मैं कहीं नहीं बताऊँगा कि इस एज की डेटा टाइप क्या है, क्योंकि एज is a integer is a scalar data type and scalar data type lies under the hood of primitive data types। तो जो primitive data types हमने पहले ही डिस्कस किया कि primitive data types में हमारे पास टाइप एक्सप्लिसिटली देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रस्ट का इंजन खुद ही इन्फर कर लेता है उसको। लेकिन ये बात यहाँ पे लाजमी है कि जब भी हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हों तो हर जो भी मेरे पास वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं उसकी टाइप मेरे पास रस्ट का कंपाइलर इन्फर कर ले, क्योंकि रस्ट इज़ अ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। अगर हम लेट सपोज किसी कैरेक्टर में से कोई इंटीजर वैल्यू माइनस कर रहे हैं या किसी फ्लोट में से कोई इंटीजर वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो दिस विल रिजल्ट इन एन एरर, क्योंकि रस्ट स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। जब हम कैरेक्टर को माइनस करेंगे 1 से तो रस्ट को पता ही नहीं चलेगा कि इसकी डेटा टाइप क्या है। तो ये यहाँ मतलब है कि स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस में इस बात का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि हमें कॉन्क्रीटली पता हो कि हमारी डेटा टाइप क्या है। सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, कार्गो न्यू डेटा टाइप्स। इस फोल्डर के अंदर जंप करते हैं। अच्छा, हम स्टूडेंट के लिहाज से चलते हैं कि स्टूडेंट की एज क्या है। स्टूडेंट की एज है 25। स्टूडेंट की ओके percentage is 3 let grade type of let if passed so true। ये सर्टन चीज़ें जो कि स्टूडेंट के साथ एसोसिएट हुई हुई हैं। अच्छा, अब हमें इसमें देखना है कि जो एज का वेरिएबल है वो 25 से इनिशियलाइज हुआ है। इसी तरीके से फिर फ्लोट से, फिर कैरेक्टर से और फिर बुलियन से। हमने कहीं भी नहीं बताया कि यहाँ पे U32 हमने कहीं भी टाइप एनोटेट नहीं करी, लेकिन जब हम इसको रन करेंगे ना तो कोई एरर नहीं आएगा, फिनिश हो जाएगी कंपाइलिंग हमारी। और इसका रीज़न हमें पता है। इसका रीज़न ये है कि ये चारों जो हैं वो स्केलर डेटा टाइप्स हैं, यानी इंटीजर, फ्लोट और बुलियन, ये सारी स्केलर डेटा टाइप्स हैं। और कैरेक्टर भी। तो ये बेसिकली हमारे पास कंपाउंड टाइप से किस तरीके से अलग है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की हम वीडियो में देखेंगे इंटीजर डेटा टाइप को। इंटीजर डेटा टाइप हमारे पास साइंड भी होती है और अनसाइंड भी होती है। जब हम अनसाइंड की बात करते हैं तो
और जब हम साइन की बात करते हैं तो आई। रस्ट में यू और आई इन्होंने लिटरल्स दिए हुए जो हमें शो करते हैं कि हम आइदर के अनसाइन की बात कर रहे हैं या साइन की बात कर रहे हैं। और 8 बिट, 16 बिट, 32, 64 और इसी तरीके से फर्दर आगे ये हमारे पास डिफरेंट साइजेस हैं। जिस तरह अगर मेरा नंबर 255 की रेंज से बाहर जा रहा है तो मैं उसको 8 बिट में स्टोर नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए 16 बिट चाहिए। तो ये डिफरेंट साइजेस हैं हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए। साइन मैं कब यूज़ करूँगा? जब मुझे पता होगा कि मेरी वैल्यू जो है वो माइनस में आ सकती है, यानी एज है तो एज कभी भी माइनस में नहीं जा सकती। तो इसके लिए मैं I32 या I64 ये नहीं लूँगा, मैं इसके लिए क्या लूँगा? U32, U64, क्योंकि एज इज़ एन अनसाइंड इंटीजर, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसके साथ प्लस का साइन है और प्लस का साइन अनसाइंड इंटीजर में लाई करता है और साइन में माइनस का साइन लाई करता है और प्लस का साइन भी लाई करता है। तो ये इसकी बेसिक डिफ्रेंशिएशन है। आइए हम इसके कोड पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह दिखेगा। हमारा कोड था लेट सीक्रेट नंबर, इसकी हम टाइप देते हैं I32 और इसमें हम -80 पास करते हैं और इसको प्रिंट करा देते हैं। तो दिस विल प्रिंट -80। अच्छा, अगर अब मैं इसको U32 कर दूं यानी अनसाइंड इंटीजर, लेकिन मैंने इसको वैल्यू क्या दी हुई है? साइन वैल्यू दी हुई है। तो अब मुझे इसको एरर प्रॉम्प्ट करना चाहिए। तो ये एरर प्रॉम्प्ट करेगा कैन नॉट अप्लाई यूनरी ऑपरेटर, अनसाइंड वैल्यूज़ कैन नॉट बी नेगेटेड, यानी जो अनसाइंड वैल्यूज़ हैं वो नेगेशन में नहीं जा सकती। सो दैट्स बेसिकली इट। और ये मेमोरी में किस तरह स्टोर होगा ये तो हमने देखा कि कोड इलस्ट्रेशन से कि किस तरह हमारे पास एरर आ रहा है और किस केस में एरर नहीं आ रहा है। इस वाली वीडियो में हम देख रहे हैं कि किस तरह हमारे पास साइन डेटा और अनसाइन डेटा मेमोरी में स्टोर होता है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये 1 बाइट की मेमोरी है जिसमें 8 बिट है। अगर हम साइन की बात करें तो जो MSB है यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये हमारे पास डिनोट करती है कि हमारा नंबर आइदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमारा जो MSB पे नंबर 1 है तो हमारा जो नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। अगर MSB पे हमारा नंबर 0 है तो इसका मतलब हमारा नंबर पॉजिटिव है। और अगर हम अनसाइंड की बात करें तो अनसाइंड में जो हमारे पास 8 बिट हैं वो डेटा की हैं, इसमें कोई साइन नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसी के ऑपोजिट ऊपर देखें तो जो फर्स्ट बिट है वो हमारे पास डिनोट करती है साइन को और बाकी की जो 7 बिट्स हैं वो डिनोट करती हैं हमारे पास डेटा को। तो इस तरह साइन और अनसाइंड इंटीजर हमारे पास मेमोरी में स्टोर होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर लिटरल्स को। नंबर लिटरल्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? जैसे कि ह्यूमन अपनी बात अगर किसी आगे वाले को समझा रहा हो तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम में समझाता है, जैसे कि 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 15,000 रुपीज़, ये सारे डेसिमल में है, यानी 0, 1, 2 till 9 ये नंबर सिस्टम ह्यूमन को समझ आता है। अगर हमें ये नंबर सिस्टम कंप्यूटर को समझाना है तो इस नंबर सिस्टम को हमें किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। 1 0 1 0 ये बाइनरी की फॉर्म होती है, यानी 0 से स्टार्ट होता है और 1 पे ख़त्म हो जाता है। हमारा नंबर सिस्टम 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक चलता है। अब और भी नंबर सिस्टम्स हैं, यानी ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइट। रस्ट में जो बाइट है, अगर इसमें हम कोई भी कैरेक्टर देंगे तो उस कैरेक्टर का हमें एस की पता चल जाएगा कि उस कैरेक्टर का एस की कोड क्या है। हर कैरेक्टर का एक एस की कोड होता है। लेटर ए मुझे और आपको समझ आता है, लेटर बी मुझे और आपको समझ आता है, लेकिन अगर हमें लेटर ए और बी कंप्यूटर को समझाना है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक एस की होता है। ए, अगर हम ए लेटर की बात करें तो इसका एस की होता है 65,
65 फर्दर ब्रेक होता है क्योंकि 65 इज़ अ डेसिमल नंबर, ये भी मेरे कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा, तो कंप्यूटर के लिए इस 65 को हम ब्रेक करते हैं हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम 1010 में हमारे पास कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। और फर्दर अगर हम आगे चलते हैं तो बाइनरी के बाद, अब बाइनरी में मसला क्या हो रहा था कि हमारा जो है ना, जैसे बहुत बड़ा डेटा है और अब ये डेटा कन्वर्ट हो रहा है 10 की फॉर्म में। तो अब 10 की फॉर्म में ये बहुत ह्यूमंगस 101010 हमारी मेमोरी पे राइट हुए हुए। अब फिर इस बाइनरी को शॉर्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या करता है, एक लार्ज बाइनरी को एक छोटे से नंबर में रिप्रेजेंट कर देता है, जिसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल। तो ये बेसिकली हमारे पास 5 नंबर सिस्टम है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइट। और भी नंबर सिस्टम्स हम बना सकते हैं अपने तौर पे, लेकिन रस्ट और जो हमारे पास मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो मेजर प्रोग्रामिंग वर्ल्ड है, उसमें ये 4 ही नंबर सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं। अगर हम इन नंबर सिस्टम की बेस के बारे में बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस होती है 2, यानी इसमें 2 हमारे पास डिजिट्स होते हैं, एक 0 और एक 1। अगर हम डेसिमल की बात करें तो हमारे पास 10 नंबर होते हैं, यानी 0 से लेकर टिल 9। अगर हम ऑक्टल की बात करें तो हमारे पास इसमें 8 बेस होती है, यानी बेस 8 का नंबर होता है 0 से 7 तक। और अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो इसकी बेस होती है 16, यानी 0 से लेके 9 तक, और फिर 9 के बाद 10 नहीं आता, A से लेके F तक। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम लिखते हैं। हम लिखते हैं लेट्स सपोज 100, और फिर हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर 0xFF। ये जो मैंने 0x लिखा है, ये कंपाइलर को बताता है कि दिस इज़ एन हेक्साडेसिमल नंबर। हम ऑक्टल नंबर लिखते हैं, तो उसके लिए हमें अपने कंपाइलर को ये बताना होता है 0O77। ये जो 0 और O है, ये हमें बताता है कि कंपाइलर को बताता है कि दिस इज़ एन ऑक्टल नंबर दैट यू आर सीइंग नेक्स्ट। O के बाद जो भी वैल्यू है उसको आप ऑक्टल नंबर कंसिडर करें। ऑक्टल के बाद हमारे पास आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी किस तरह डिनोट होता है, अब ये हम प्रिंट करा के देखते हैं कि ये प्रिंट किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम प्रिंट कराते हैं, फिर यहाँ हेक्सा कराते हैं, ऑक्टल, बाइनरी, और एक और नंबर सिस्टम जो रस्ट में प्रोवाइड करता है लेट, कोई भी इसका नाम रखते हैं हम C = B A, और हम C को प्रिंट कराते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो डेसिमल में प्रिंट हुआ 100, फिर हमारे पास प्रिंट हुआ 255, देन 63, बाइनरी में 170, और इसका एस की होता है ए का 65। हम बी का एस की चेक करते हैं, यानी जो लास्ट आ रहा है हमारे पास वो ए का एस की था, अब हमने बी टाइप किया तो अब बी का एस की आना चाहिए, तो बी का एस की 66। इसी तरह सी डी, जिस तरह आप आगे बढ़ाते जाएंगे इसी तरह 66, 67 भी आगे बढ़ते जाएगा। और बाकी की जो नंबर सिस्टम है वो आप प्ले कर सकते हैं गूगल पे, डेसिमल टू हेक्स कन्वर्जन, हेक्स टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन।
and you can play with this. इस वाली वीडियो में हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। इसके बाद एक और ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो कि हमें दो नंबर के बीच में जो डिवाइड के बाद रिमाइंडर बचता है वो हमें प्रिंट करवाता है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक नंबर है 9 और उसको मैं अगर डिवाइड करूं 5 से, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आएगा 4। तो ये काम हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर करता है। इसमें हमारे पास जो बात याद रखने की है वो ये है कि हमारे पास जब भी हम कोई भी ऑपरेटर किसी दो नंबर के बीच में लगा रहे हों तो उन दो नंबर की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर मेरे पास एक नंबर है 5 और उसको मैं माइनस कर रहा हूँ किसी फ्लोट वैल्यू से, यानी -6.5, तो पहले मुझे 5 जो मेरे पास डेसिमल वैल्यू उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं माइनस कर सकता हूँ। यानी क्या समझ में आया कि दोनों डेटा टाइप्स मेरे पास सेम होनी चाहिए। क्यों सेम होनी चाहिए? कि लेट सपोज कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ मेरे दो नंबर का सबमिशन, यानी दो नंबर को ऐड कर रहा हूँ और उस वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ। एक नंबर है मेरे पास 5 और एक नंबर है मेरे पास 11.2, यानी एक डेसिमल एक फ्लोट। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो रस्ट को ये समझ नहीं आएगा कि जो मेरे पास सम का वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप क्या है, क्या आइदर के ये इंटीजर है क्या ये फ्लोट है, क्योंकि रस्ट स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। इसको कॉन्क्रीटली पता होना चाहिए कि हर वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी। तो आए हम इसका कोड देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमारे पास आउटपुट शो करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल बेसिक न्यूमेरिक ऑपरेशन रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बेसिकली एक फ़र्क है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, इसको हर डेटा टाइप का कंपाइल टाइम पे पता होना चाहिए। तो इसकी वजह से एक डिफरेंस आता है जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना प्रोजेक्ट बनाया हमने कारगिल की कमांड से। इस प्रोजेक्ट में गए, इसको VS कोड में खोला। हम दो नंबर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 5 और 10, लेट y इज इक्वल टू 5। सबसे पहले हम सबमिशन कराते हैं, वही होगा x प्लस y, लेट माइनस x माइनस y, लेट डिवाइड x divided by y, let multiply x multiply by y। ये तो बेसिक हमारे पास चार ऑपरेशंस हैं और एक और ऑपरेशन मॉड्यूलस का जो कि हमें रिमाइंडर देता है। x मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं इसको, उसके बाद y। बेसिकली ये करता है क्या है, जैसे यहाँ जब 10 और 5 डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेट सपोज कि x की 10 की जगह 9 होता तो हमारे पास रिमाइंडर 4 आता जब वो 5 से डिवाइड होता। बेसिकली दिस इज़ नॉट डिविजन बट दिस विल गिव अस द रिमाइंडर आफ्टर डिविजन। इसके बाद हम इन सबको प्रिंट करा के देख लेते हैं। पहले सम एस डिव मल्ट चार बेसिक हमारे पास ऑपरेशन है। इसको हम रन करके देखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे जो प्रेडिकेटेड रिजल्ट्स हैं हमारे पास। रिमाइंडर में यहाँ देखें सेकंड लास्ट में 0 दे रहा है। अगर मैं x को यहाँ पे, अच्छा ये 0 इसलिए दे रहा है क्योंकि 5 and 10 आर कम्प्लीटली डिविजिबल, देयर इज़ नो रिमाइंडर। तो अगर मैं 9 यहाँ पे प्लेस कर दूँ
तो यहाँ पे मुझे 4 रिमाइंडर देगा। 5 कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे और पीछे रिमाइंडर 4 रह जाएगा। अब मैं ये करता हूँ कि x को ना f64 यानी x की टाइप में फ्लोट कर देता हूँ और y की टाइप क्या है, इंटीजर है, क्योंकि 5 कंपाइलर को दिख रहा है 5 इज़ ए इंटीजर वैल्यू, डेसिमल वैल्यू है, तो उसको इंटीजर लेगा और इसको खुद ही एनोटेट कर देगा क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप है। लेकिन हम यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल इसको एक्सप्लिसिटली एनोटेट करते हैं ताकि हमें क्लियर डिफरेंस नज़र आए। एक वेरिएबल की टाइप है U32, एक वेरिएबल की टाइप है F64, यानी एक वेरिएबल डेसिमल है, एक वेरिएबल फ्लोट है। अब रस्ट कंफ्यूज होगा जब वो फ्लोट को प्लस कर रहा होगा आपके डेसिमल में, तो उसको टाइप नहीं पता चलेगी कि किस टाइप में इसको मैं लेके जाऊँ, क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई मसला नहीं होता, वो डायरेक्ट प्लस होता है क्योंकि वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेजेस हैं। रस्ट इज़ अ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, तो इसको कंपाइल टाइम पे पता होना चाहिए कॉन्क्रीटली कि सम कौन सी वैल्यू कंटेन कर रहा है या माइनस का वेरिएबल कौन सी वैल्यू कंटेन कर रहा है। एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो फ्लोट कंसिडर करे या इंटीजर कंसिडर करे, इसमें वो एम्बिगियस है आपका कंपाइलर। तो हम इसको रन करके देखते हैं, देखेगा कि नो इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस, और इसके ऊपर भी हमारे पास 5 एरर्स हैं और सब में यही है, F64 माइनस U32 नहीं हो सकता। कैन नॉट ऐड U32 टू F64, और इसी तरीके से जब आप ये अपने पास रन करेंगे तो नीचे एरर्स रीड करते जाएगा, कैन नॉट माइनस U32 टू F64, और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर का भी सेम एरर आएगा। तो हमें बात ये पता चली क्योंकि रस्ट स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है तो दोनों का जो मेरे पास डेटा टाइप है वो सेम होना ज़रूरी है। अगर मैं इसको U32 कर दूंगा, यहाँ से फ्लोट हटा दूंगा, तो दिस विल वर्क एज इट वाज प्रीवियसली वर्किंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड डेटा टाइप्स को। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा टाइप्स जो हैं हमारे पास वो 2 तरीके की हैं, एक स्केलर डेटा टाइप्स है और एक कंपाउंड डेटा टाइप है। ये दोनों प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो हमें रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देता है। अच्छा, अब कंपाउंड डेटा टाइप की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 तरीके के डेटा टाइप, एक टपल है और एक एरे। सबसे पहले हम टपल की बात करते हैं। टपल हेट्रोजीनियस डेटा कंटेन करता है अपने अंदर, यानी मुख्तलिफ अक़साम का। इसकी हम एनालॉजी इस तरह लेते हैं कि आपके पास एक ड्रॉर है, उस ड्रॉर में स्टेपलर भी है, बुक भी है, पेन भी है, यानी डिफरेंट टाइप का आपके पास सामान रखा हुआ है। लेकिन आपके पास बुक शेल्फ में सिर्फ बुक्स ही रखी होंगी, यानी वो होमोजीनियस है, बुक्स आर होमोजीनियस। तो अरे की जो एग्जांपल है, अरे की जो एनालॉजी है वो एक बुक शेल्फ की है कि यानी सेम टाइप ऑफ डेटा होगा, यानी कि अगर इंटीजर है तो सारी वैल्यू इंटीजर होंगी, अगर फ्लोट है तो सारी वैल्यू फ्लोट होंगी, और अगर कैरेक्टर है तो सारी वैल्यूज़ कैरेक्टर होंगी। लेकिन टपल में ऐसा नहीं है। टपल में मल्टीपल डेटा टाइप्स यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि हमने एनालॉजी ली ड्रॉर की। तो आए हम देखते हैं कि टपल किस तरह रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफ़ाइन होता है और एरेस किस तरह डिफ़ाइन होते हैं। टपल से हम वैल्यूज़ किस तरह हासिल कर सकते हैं, किस तरह टपल को डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, और एरे की इंडेक्सिंग से किस तरह हम वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी वुड मेक आवर प्रोजेक्ट कंपाउंड डेटा टाइप्स। अपनी स्टूडेंट वाली ही एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट के सर्टेन जो हमने एट्रीब्यूट्स रखे थे वो लेते हैं। सपोज हमारा स्टूडेंट है और उसकी एज है 25, उसका ग्रेड है A, उसकी परसेंटेज है 80.5। ये हमने एक टपल डिफ़ाइन कर दिया। फिर वही बात रिपीट करता हूँ कि टपल प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो इस वजह से हमें एनोटेट नहीं करना पड़ रहा। अगर हम अब इसको कार्गो चेक की कमांड से चेक करें कि अगर इसमें कोई एरर है तो प्रॉम्प्ट हो जाए, तो कोई एरर नहीं है,
फिनिश्ड हो गई है हमारी कंपाइलिंग। अगर हम इसको एनोटेट करना चाहें तो हम इसको एनोटेट भी कर सकते हैं, U32 कैरेक्टर एंड F64। तो एक टाइप एनोटेशन हमने दे दी, अभी भी फिनिश्ड। यानी अगर हम एनोटेशन दें या एनोटेशन ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, रेस्ट खुद टाइप इन्फर कर लेगी। लेकिन क्योंकि स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, कंपाइल टाइम पे हर वेरिएबल की डेटा टाइप रेस्ट कंपाइलर को एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि क्या है। अगर वो नहीं पता होगी तो हमारा कंपाइलर एरर देगा। अब इस टपल को एक्सट्रैक्ट करने के वेरियस वेज हैं। पहले हम चलते हैं नॉर्मल वाले तरीके से, फिर हम इसको डीस्ट्रक्चर करेंगे। स्टूडेंट डॉट ज़ीरो 1 2। ज़ीरो पे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 25, 1 पे क्या वैल्यू आएगी A, और 2 पे क्या वैल्यू आएगी 80.5। यानी दिस इज आवर इंडेक्स 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। इसको हम रन करके देखते हैं। तो हमारे पास पहले 25 आया, फिर A आया, फिर 80.5 आया। यही काम हम अब डीस्ट्रक्चरिंग से करके देखते हैं। इसको हम डीस्ट्रक्चर कर देते हैं। डीस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है? लेट, हम 3 वेरिएबल्स लेंगे x y z और अपने टपल का नाम लिख देंगे। टपल का नाम लिखने के बाद हम यहाँ पे x, y एंड z प्रिंट करा लेंगे। तो ये हमने क्या करा, हमने डीस्ट्रक्चर करा अपने टपल को। हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, यानी 25, A एंड 80.5। तो हमने 3 वेरिएबल्स लिए और अपने टपल को डीस्ट्रक्चर किया। तो डीस्ट्रक्चर के बाद भी हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है। यानी 2 तरीके की हमारे पास अप्रोचेस हैं, एक तो नॉर्मल अप्रोच और एक डीस्ट्रक्चरिंग की अप्रोच। अच्छा, अगर हम यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स लेते हैं लेकिन हमारे पास 3 डेटा होते हैं, यानी 3 डेटा है हमारे पास लेकिन हमने सिर्फ डीस्ट्रक्चर इसको 2 में किया है, तो यहाँ पे मुझे एरर देगा ये, और बताएगा भी क्यों एरर है। एक्सपेक्टेड अ टपल विथ 3 एलिमेंट्स, फाउंड 1 विथ 2 एलिमेंट्स। तो हमें जितने हमारे पास वैल्यू हैं उतनी ही हमें यहाँ पे वेरिएबल्स देने पड़ेंगे। इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस कर रहे थे टपल। एरेस और टपल दोनों कंपाउंड डेटा टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वी वुड मेक आवर प्रोजेक्ट, इसकी डायरेक्टरी के अंदर, और इसको हम VS कोड में खोलें। अरे डिफाइन किस तरह होता है? लेट लॉटरी numbers is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट्स सपोज कि हमारे पास लॉटरी नंबर्स हैं, 5 लॉटरी नंबर्स हैं, और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा आराम से। और इसमें हमें याद रहे कि हमने टाइप एनोटेट नहीं करी, लेकिन रेस्ट को खुद ही पता चल जाएगा क्योंकि सारी वैल्यूज़ इंटीजर हैं। तो ये लॉटरी नंबर की डेटा टाइप इंटीजर होगी, और हमेशा जो अरे होगा वो सेम सिमिलर डेटा कंसिस्ट करेगा। यानी मैं इधर ये नहीं लिख सकता 1.9, वरना मुझे एरर मिलेगा, क्योंकि 1.9 इज़ अ फ्लोट और बाकी सारे एलिमेंट्स इंटीजर हैं। तो रस्ट इन्फर नहीं कर पाएगा कि लॉटरी नंबर की डेटा टाइप क्या होगी।
So इसको फॉर द सिंपल फैक्ट 1 ही रखते हैं और लेट्स कंपाइल इट। ये हमें रन हो जाएगा और कोई एरर नहीं आएगा। लेट्स सपोज अगर हमें इसको एनोटेट करना है तो हम इधर इसको बोलेंगे U32 विद 5 एलिमेंट्स। ये जो मैंने 5 लिखा है ये लेंथ है, किसकी लेंथ है? 1 2 3 4 5, ये अरे की लेंथ है। अरे के इंडेक्सेस क्या क्या है? अरे के इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 and 4. Indexes plus 1 will give you the length of the array. इसके इंडेक्स 4 है लेकिन इसकी लेंथ 5 है। तो जब भी हम एनोटेट कर रहे होते हैं, जब भी हम एरो को एनोटेट करेंगे तो इस तरह एनोटेट करेंगे कि पहले एरे की डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद एरे की लेंथ लिखेंगे। इस एरे को हम प्रिंट करा लेते हैं। कोई भी कंपाउंड डेटा टाइप जब भी प्रिंट कराएंगे तो सिर्फ हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, हम कर्ली ब्रेसेस के साथ कॉलन, स्टेरिक और क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे फॉर 3D प्रिंटिंग। हम इसको रन करते हैं और हमारे पास ये एरे प्रिंट हो गया 123 till 78। एरे को अगर हमारे पास सारे सेम नंबर हैं एरे में तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेट ₹5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और 10। बेसिकली 5 हमारे पास एलिमेंट है और 10 हमारे पास लेंथ है, यानी ये हमें बोल रहा है कि 10 एलिमेंट्स होंगे और हर एलिमेंट का डेटा 5 होगा। लेट्स प्रिंट इट और इसको देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यूज़ है। तो इसने 10 दफ़ा 5 प्रिंट कर दिया। ये सिर्फ तब उसी केस में हो सकते हैं जब हमें सेम एलिमेंट चाहिए हो। अगर हम इसी तरीके से कैरेक्टर का एरे बनाएंगे, let days is equal to Monday, हम सिर्फ 3 दिन का बनाते हैं, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, और इसको हम प्रिंट करते हैं। तो हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे प्रिंट होगा। अच्छा, ये तो पूरा एरे प्रिंट हो रहा है। अगर मुझे एरे का सिर्फ ट्यूसडे प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। हमेशा इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, 1 से कभी इंडेक्सिंग स्टार्ट नहीं होती। 0 1 2। तो अब मैं अगर मुझे ट्यूसडे चाहिए तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 1 लिख दूंगा। 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो मेरे पास आउटपुट पे शो हो जाएगी। यहाँ सिर्फ टी शो हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ था। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। वी विल मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू।